बच्चों, द नेक्स्ट थ्योरी इज द हाइपरफॉस्फोरिलेशन ऑफ द टो प्रोटीन्स। ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया ना, इसके हाइपर टो प्रोटीन की हाइपरफॉस्फोरिलेशन हो जाएगी। दिस वाज अ सॉल्युबल प्रोटीन, हाइपरफॉस्फोरिलेशन होगी, इनसॉल्युबल प्रोटीन बन गई। अब जी ये इनसॉल्युबल प्रोटीन एग्रीगेट कर जाएगी, जिसकी वजह से जी न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट इधर वो आगे जाके आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इस थ्योरी के अंदर जी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी टो प्रोटीन। टो प्रोटीन नॉर्मली आपके ब्रेन में है। ठीक है, इसका काम क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स की माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज करना, उनको कनेक्ट करना। बेस को स्टेबलाइज आखिर ये करेगा कैसे, जाहिर है एग्रीगेट करवा देगा ट्यूबुलिन की, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगी। अच्छा, अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टो प्रोटीन्स के, भाई सॉल्युबल प्रोटीन है, कितने अमीनो एसिड्स का रेजिड्यू है, दैट इज ऑफ 352 to 441। ठीक है, अमीनो एसिड्स, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 37 to 46 किलो डेल्टन्स। ठीक है, एक्सॉन्स में नॉर्मली आपको एक्सॉन्स में मिलेगी, लेकिन अगर इसकी हाइपरफॉस्फोरिलेशन होगी और आपके पास इनसॉल्युबल एग्रीगेट्स बन गए, तो इनको हम कहेंगे दीज विल बी द टोपैथीज। क्या कहेंगे इसको हम, टोपैथीज। दीज आर दी हाइपरफॉस्फोरिलेटेड इनसॉल्युबल टो प्रोटीन्स, जो कि एग्रीगेट कर जाती हैं सेल बॉडीज में और इवन इन दी डेंड्राइट्स। क्लियर? तो जाहिर है मैंने कहा ना, न्यूरॉन्स के बाहर, न्यूरॉन के इर्द गिर्द ये क्या करेंगे, एग्रीगेट कर जाएंगी। एग्रीगेट जी मोर प्रिसाइजली कहाँ कर जाएंगे, सेल बॉडी में एंड डेंड्राइट्स में ये एग्रीगेट कर जाएंगी। अब जी इनका नॉर्मल फंक्शन आपने देखा, आपके ह्यूमन ब्रेन के अंदर इसकी 6 आइसोफॉर्म्स हैं। नॉर्मली रिसर्च के अकॉर्डिंगली अगर मैं आइसोफॉर्म की बात करूं तो 2 आइसोफॉर्म्स का इधर जिक्र है, 3R एंड 4R। ठीक है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, अब ये 6 की 6 आइसोफॉर्म्स कैसे कैसे हैं, बाय दी ऑल्टरनेटिव मैसेंजर RNA स्प्लाइसिंग। अब जी ये स्प्लाइसिंग ऐसा लगता है ना कुछ टूट रहा है, स्लाइसेस हो रहे हैं, पीसेस हो रहे हैं। भाई स्प्लाइसिंग क्या है, आपके जो मैसेंजर RNA हैं, आपको पता है उसके ऊपर 2 रीजन्स है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन। अब स्प्लाइसिंग में तोड़ेंगे हम किस चीज़ को, हम रिमूव किसको कर देंगे, हम नॉन कोडिंग रीजन को। आपके पास बच्चों ये था प्री मैसेंजर RNA। ठीक है, ये आपके पास प्री मैसेंजर RNA था। ठीक है, अब प्री मैसेंजर RNA के अंदर आपके पास एक नॉन कोडिंग रीजन है। इस नॉन कोडिंग रीजन को हम लोग रिमूव करेंगे। जब हम लोग इस नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करेंगे तो दोनों कोडिंग रीजन एक दूसरे के साथ जुड़ गए। ठीक है, तो भाई दिस इज मैसेंजर RNA स्प्लाइसिंग। पहले आपके पास था प्री मैसेंजर RNA, नाउ यू हैव अ मैच्योर मैसेंजर RNA जिसमें आपके पास कोडिंग रीजन्स हैं। नॉन कोडिंग रीजन्स उसमें से हम लोगों ने रिमूव कर दी हैं। यहाँ पर एक और बात याद रखना, कोडिंग रीजन्स आर एक्चुअली दी एक्सॉन्स, EXONS, एक्सॉन कहते हैं कोडिंग रीजन को। क्लियर? इस तरह से आपके पास 6 आइसोफॉर्म्स बन गई। टो प्रोटीन के आपके पास 6 आइसोफॉर्म्स हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय ऑल्टरनेटिव मैसेंजर RNA स्प्लाइसिंग। ठीक है जी, सारी की सारी आइसोफॉर्म्स 6 की 6 आइसोफॉर्म्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर होती हैं। अगर इनकी रेशो अफेक्ट हो जाए तो आपका पेशेंट अल्जाइमर्स की तरफ चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3R और 4R की रेशो है 1:1 रेशो में है। अगर ये रेशो चेंज हो जाए तो इट विल रिजल्ट इन दी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल अल्जाइमर्स हो जाएगा आपके पेशेंट को। क्लियर? अच्छा जी, अब जी डेफिनेटली अगर ये प्रोटीन है तो इसका कोई जीन भी होगा। आपको ऑलरेडी पता है कि जीन इज लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम। आपके पास जो टो जीन है दैट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 17। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ मैंने क्रोमोसोम का एक स्मॉलर आर्म बनाया है और एक लॉन्गर आर्म बनाया है। जैसा आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्मॉलर
आर्म को या शॉर्टर आर्म को मैं पी शॉर्ट आर्म कहती हूँ, और मेरे पास जो लॉन्ग आर्म है उसको मैं कहती हूँ क्यू लॉन्ग आर्म। अब ये जीन मेरे पास टो प्रोटीन का जीन या टो जीन मेरे पास पड़ा कहाँ पर है, दैट इज ऑन दी लॉन्ग आर्म, जिसको मैं कहूँगी क्यू लॉन्ग आर्म। वे क्यू लॉन्ग आर्म पे मेरे पास ये जीन पड़ा है, दैट इज द टो जीन। और ये कौन से रीजन में पड़ा है, मेरे पास ये जीन है ना, मेरे पास ये जीन है जो कि क्रोमोसोम पे पड़ा है। अच्छा, कौन सा मेरे पास रीजन है इस जीन का जो कि कोडिंग करता है टो प्रोटीन्स की, दैट इज दी 17q21। 17q21 आपके पास रीजन है जीन का रीजन है। क्लियर? मेरे पास जीन है, जीन क्रोमोसोम नंबर 17 पे पड़ा है। कौन सा जीन का रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो टो प्रोटीन्स के लिए कोडिंग करेगा, दैट इज दी 17q21। क्यों मैंने इसको क्यों कहा, क्यों रेफर कर रहा है क्यू लॉन्गर आर्म को। अच्छा जी, अब ये मेरे पास जो जीन है, इस जीन की देयर आर 16 एक्सोन्स। इस जीन की 16 एक्सोन्स का मतलब है 16 कोडिंग रीजन्स हैं इस जीन की। कोडिंग रीजन्स कहते हैं ना एक्सोन्स की। क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब जी मैंने कहा है कि दिस वाज नॉर्मल। अब हमने इन प्रोटीन्स की करवानी है हाइपर फॉस्फोरिलेशन ताकि अल्जाइमर्स हो जाए। तो आप लोगों ने फर्स्ट हाइपोथेसिस पढ़ी थी एम्लॉयड कैस्केड थ्योरी, ठीक है? एम्लॉयड प्लेक्स बन गए थे। अच्छा, एम्लॉयड फ्रेगमेंट्स एक्यूमुलेट कर गए, जिन्होंने क्या करवाया, आपके टो प्रोटीन्स की हाइपर फॉस्फोरिलेशन करवाई। मैं कह दूं ये ही एक्चुअली स्टिमुलस है फॉर द हाइपर फॉस्फोरिलेशन। अच्छा, इसने हाइपर फॉस्फोरिलेशन करवाई, तो हाइपर फॉस्फोरिलेशन के बाद टो प्रोटीन जो कि पहले सॉल्युबल थी अब इनसॉल्युबल होगी। नाउ इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द इनसॉल्युबल फिलामेंटस एग्रीगेट्स। अब ये जो एग्रीगेट हैं भाई, ये खुद तो हाइपर फॉस्फोरिलेटेड होगी, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये क्या करेगी कि आपके फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन कैस्केड को अफेक्ट करेगी। कुछ पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है, ठीक है? ये पूरा लिखने के बाद हमने वो बताना है। इसके दिस इज नॉर्मल कि ये आपके पास ये जो एग्रीगेट था ये डिपॉजिट कर गया है। अब ये जो एग्रीगेट है बेसिकली ये टॉपैथी बन गई है ना, आपने अब इसके बाद लिखना है ये टॉपैथी बेसिकली अब कहाँ पे एग्रीगेट कर गया, आपके सेल बॉडीज में और डेंड्राइट्स में, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, सेल्स की डेथ हो रही है, साथ साथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी बन रही हैं। सो लास्ट लाइन अब आप लोगों की रहेगी इस डिस्कशन की, इसमें लिखा है, अब हम बात कर रहे हैं टो प्रोटीन की जो कि एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है। सो द लास्ट लाइन, द इनसॉल्युबल प्रोटीन इज आइडेंटिफाइड। ये नॉर्मली आपको कहाँ पर मिलती है, इन द पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट्स, फिलामेंट्स के दरमियान आपको मिलती है, ठीक है? जो कि फिलामेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूरोफिब्रिलर टैंगल्स, एग्रीगेट्स यानी कि बना देते हैं, और ये एग्रीगेट्स जाके डिपॉजिट कर जाते हैं न्यूरॉन्स के आसपास, न्यूरॉन्स में, सेल बॉडीज़ में और जनाबे वाला आपके डेंड्राइट्स में, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं होती। क्लियर? लास्ट थ्योरी रहेगी, अब उसको डिस्कस करते हैं।